हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरहुड। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आज आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी और किस तरह की सावधानियाँ मैंने रखी थी, जिससे वो सिजेरियन डिलीवरी के बाद मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो मैंने आसानी से उन चीज़ों को हैंडल कर लिया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। तो और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें जो भी मैं टिप्स आप लोगों के लिए बताऊंगी वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल ज़रूर ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप्स नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और जो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी वो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जिसे फॉलो किया था और मैंने काफ़ी हद तक उस चीज़ से जल्दी रिकवर कर लिया था। तो मैं बात करने वाली हूँ कि जब आपको स्टिचेस आते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद तो आपको उनका ध्यान कैसे रखना है। तो सबसे पहली बात तो सिजेरियन डिलीवरी मोस्टली आजकल की गर्ल्स की ये थिंकिंग होती है कि सिजेरियन डिलीवरी बेटर होती है नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में। नो पेन, कुछ ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं होता है अपन को और आराम से बेबी हो जाता है और सब कुछ नॉर्मली रहता है, पर ऐसा नहीं है। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है वो कुछ समय के लिए हो सकता है आपको ज़्यादा हो कंपेयर टू सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी का पेन बहुत लंबे समय के लिए होता है और मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है लाइफ टाइम तक के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में बनी ही रहती हैं बिकॉज ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। तो आप लोग अगर आपको ऐसा कभी चांस मिले कि नॉर्मल या सिजेरियन में आपको कुछ चूज़ करना पड़े तो प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ कीजिए। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, उस समय जो भी प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब डॉक्टर को न चाहते हुए भी सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, क्योंकि मदर और बच्चे की हेल्थ से अपन लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो लोग सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो आपको स्टिचेस आते हैं तो उनका ध्यान आपको कैसे रखना है। स्टिचेस जब हमें आते हैं तो बस जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसके 5 या 7 दिनों तक डॉक्टर हमें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो हॉस्पिटल में। तो वहाँ का जो पूरा स्टाफ होता है उस समय आपकी देखभाल अच्छी तरीके से करता है। आपको डॉक्टर 3 दिनों के बाद खड़ा होने के लिए भी बोलते हैं, जो होना भी सब लोगों को हिम्मत जुटाकर खड़ा होना भी चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3 दिनों बाद खड़ी तो हुई थी पर मैं हो नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे इतने सारे चक्कर आ रहे थे कि मैं बैठ गई थी और मैं खड़ी नहीं हो पाई थी। पर आपको फिर भी हिम्मत रखनी है, पर मैंने फिर भी कोशिश की और मैं धीरे धीरे करके मैंने एक दिन मतलब धीरे धीरे जब करना स्टार्ट किया, खड़ा होना स्टार्ट किया तो मैं खड़े होने लगी थी और धीरे धीरे वॉक करने लगी थी। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपन लोग छुट्टी होने के बाद घर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको बहुत सारा आराम करना है, खूब रेस्ट कीजिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद। इतना ही वॉक कीजिए कि आपकी जो वॉक है वो कंटिन्यूटी में बनी रहे, आपको ये ना लगे कि आप चलना भूल गए हैं, क्योंकि ये डिलीवरी ऐसी होती है कि जहाँ सब कुछ लॉस्ट सा फील होता है। तो वॉक करते रहिए जो आपकी कंटिन्यूटी में बना रहेगा और आप कोई ऐसा भारी सामान ना उठाएं जिससे आपके स्टिचेस पर जोर पड़े। और आपको अपने स्टिचेस का ध्यान रखना है, आपको जीने ज़्यादा चढ़ने उतरने नहीं है जिससे आपके स्टिचेस पर जोर पड़ेगा। अगर आप जीने चढ़ेंगे तो उनके टूटने का भी डर रहता है। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं पिएं जिससे आपको कोल्ड कफ या होने का डर रहे। अगर खांसी होती है तो वो स्टिचेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने अपना जब मुझे सिजेरियन हुआ था तो मेरे बगल वाले रूम में एक लेडी थी, उसको इतनी खांसी हो रखी थी कि वो उसके स्टिचेस, एक तो उसके स्टिचेस में पस पड़ गई थी और दूसरे उसके स्टिचेस टूट गए थे। तो आप ये ध्यान जरूर रखिए कि कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपको खांसी होने का डर रहे। तो ऐसी सभी चीज़ों से परहेज करिए जिससे आपको खांसी वगैरह होने का डर रहे। और सेकंड थिंग, अगर डॉक्टर आपको 3 या 5 दिन बाद नहाने के लिए बोलते हैं तो आप नहाइए, पर उस पर जो आपके स्टिचेस हैं उस पर कॉटन का कपड़ा लगा लीजिए और खड़े होकर नहाइए और पानी को आराम से जाने दीजिए। ज़्यादा देर तक नहीं नहाना है क्योंकि इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है इसमें। और आपको अपने स्टिचेस को खुला रखना है थोड़ी देर के लिए। दिन में आप 3-4 बार ऐसा ट्राई कीजिए कि आप अपने स्टिचेस को खुला रख सके जिससे उन्हें हवा लगे तो वो जल्दी हील होंगे। तो ये तो हो गई आपको अपने स्टिचेस की देखभाल कैसी करनी है।
सेकेंड पॉइंट है कि जब अपन लोग बेल्ट के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आपको बेल्ट का यूज़ कब करना है। तो मैंने बेल्ट का यूज़ 1 महीने के बाद किया था। और बेल्ट का आपको यूज़ जब आपको सी सेक्शन होता है तो नीचे के एरिया को छोड़ के जहाँ सी सेक्शन हुआ है उसके ऊपर आपको बेल्ट लगाना है, ना कि सी सेक्शन वाले एरिया पे आपको बेल्ट लगाना है। तो उसके ऊपर बेल्ट लगाइए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक बेल्ट मत लगाइए। अगर आप लेटे हैं तो बेल्ट मत लगाइए। हाँ, अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो बेल्ट लगाना अच्छा होता है, क्योंकि बेल्ट से क्या हमारी बोन में और पेट में सपोर्ट रहता है। पेट हमारा कसा हुआ रहता है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं। तो बेल्ट आप कम से कम 4-5 महीने तक तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बेल्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मेरे लिए तो रहा था। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो फीडिंग प्रोसीजर है उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे 5 से 7 दिन के बाद मिल्क है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो एक अननेचुरल डिलीवरी होती है। उस कॉल को हमारी बॉडी ले नहीं पाती है इतनी जल्दी, क्योंकि वो फटाफट से हो जाती है, लेकिन उतनी ही समय लगता है बॉडी को अंडरस्टैंड करने में कि डिलीवरी हो गई है। और उसके बाद ही जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो हमारे जो मिल्क का प्रोसीजर है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो इसमें पेशेंस रखिए। आप अपने बेबी को सक कराते रहिए, फीड कराते रहिए। आपका बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा आपका मिल्क आना उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ब्रेस्ट में भारीपन, दर्द या सूजन सा महसूस हो रही है तो आप गुनगुने पानी से उसकी सिकाई कीजिए, आपको जल्दी ही मिल्क आने लगेगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप अपने डाइट चार्ट में क्या क्या शामिल करें। तो आपको अपने डाइट चार्ट में, वैसे तो डॉक्टर हमें सभी कुछ खाने के लिए बोल देती हैं, पर जो नॉर्मल डिलीवरी में लड्डू वगैरह खाए जाते हैं वो थोड़ा इनसे परहेज कीजिए। अभी आपकी सिजेरियन डिलीवरी में मैंने भी 2.5 महीने के बाद ही लड्डू वगैरह खाना स्टार्ट किया था। तो आप लोग भी अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जो आपके लिए हेल्दी हों, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद ब्लड का बहुत सारा लॉस हो चुका होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज आराम से खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप घी और पनीर और हरी सब्जियां, दाल, दलिया, दूध, इनका खूब सेवन कीजिए। और दलिया दूध आप खूब खाइए, जिससे आपका मिल्क भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा आपकी बॉडी में, और आपके लिए भी काफ़ी हेल्दी रहेगा ये फूड। तो आप दलिया, खिचड़ी, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कोई भी ज़्यादा आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, कोई भी ज़्यादा आपको ऐसे बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने हैं जिनसे आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इस समय अगर आपके पेट पर जोर पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टिचेस में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कुछ स्टिचेस ऐसे होते हैं कि जो तो कुछ तो अपने आप ही बॉडी के अंदर ही वो गल जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे मेरे स्टिचेस है वो धागे वाले थे। तो वैसे तो 7 दिन के बाद निकलते मुझे प्रॉब्लम थी, तो मेरे 12 दिन बाद निकले थे। तो कुछ भी ऐसा मत खाइए जो आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम क्रिएट करे या आपको गैस वगैरह बनने लगे तो आपके पेट में परेशानी हो। पेट संबंधी अगर आपको परेशानी होगी तो उससे स्टिचेस पे आपके जोर पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।